Okay. So good morning. Since we are meeting for the first time in the day, so it will be morning. ठीक है. हाँ. तो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस अपन ने किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, और मैंने आप लोगों को कहा था टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एक बार नोट्स में से रीड करके आने का, है ना. आई होप आप सभी लोग पढ़ के आए हैं. एंड अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. नहीं है. वेरी गुड. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सेक्शन 447 नंबर को करना था ना. ठीक है. ओके. तो सेक्शन 447 करने से पहले एक बार आ जाओगे. सेक्शन 447 यहाँ पे आ जाओ, इसकी इस चैप्टर के पेज नंबर 1 पे. चैप्टर के पेज नंबर 1 पे आ जाओगे सभी लोग. कम टू दी, ये तो हो गया था सेक्शन 2 क्लॉज 70. हाँ. जिसमें क्या दिया हुआ था? डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो डेफिनेशन का मेन एलिमेंट क्या था? प्रोस्पेक्टस के डेफिनेशन का मेन एलिमेंट क्या था? एनी डॉक्यूमेंट विच एक्ट लाइक अ प्रोस्पेक्टस shall be considered as a prospectus, if you remember. यही पढ़े थे. नाउ सेक्शन 23 पे आ जाइए. सेक्शन 23 पे आ जाइए सभी लोग. सेक्शन 23 कवर करता है पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट. मैंने आपको बताया था प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल लेक्चर्स के अंदर. प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स ऑन प्राइवेट बेसिस, है ना, इन लिटरल सेंस. और वैसे क्या होगा? व्हेन दिस सिक्योरिटीज टू बी ऑफर्ड, ठीक है, व्हेन दिस सिक्योरिटीज टू बी ऑफर्ड इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स, है ना. एंड द नंबर ऑफ अलॉटीज इन केस ऑफ एनी प्राइवेट प्लेसमेंट shall not exceed 50. ठीक है. एंड एक साल में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी 200 से ज़्यादा लोगों को शेयर्स या सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर सकती है ना. अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी हमेशा किसके लिए जाएगी? दे विल गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट. पब्लिक कंपनी है, दे विल हैव आइदर ऑप्शन, आइदर टू मेक इशू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और थ्रू पब्लिक इशू. तो ये सभी चीज़ें अपन लोगों ने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, है ना. बोले. और प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में कंपनी नीड नॉट टू इशू प्रोस्पेक्टस. तो इंस्टेड ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में अ लेटर ऑफ ऑफर इज बीइंग इशूड बाय अ कंपनी. तो लेटर ऑफ ऑफर एग्जैक्टली वही काम करता है जो प्रोस्पेक्टस करता है. सिंपल है. चलिए देखते हैं आगे. इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय पब्लिक कंपनी है. पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस by complying with the provisions of this part blah 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 blah, or by way of private placement by complying with the provisions of part 2 blah 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 blah, or by way of right issue or bonus issue in accordance with the provisions of the act in case of listed companies, or a company intends to get its securities listed also with the provisions of SEBI act and the rules and regulations made thereunder. तो क्या बोल रहे हैं? कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है आइदर बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है आइदर बाय वे ऑफ पब्लिक इशू. ये सारे ऑप्शन किसके पास है? पब्लिक कंपनी के पास है. एक कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है आइदर बाय वे ऑफ राइट इशू. एक कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है आइदर बाय वे ऑफ बोनस इशू. ठीक है. क्या इतने टाइप्स ऑफ इश्यूज होते हैं? क्या कर सकती है ना? क्या इतने ऑप्शंस हैं? नो. इसके अलावा भी और बटेरों ऑप्शंस है सिक्योरिटीज इशू करने. A company can go for ESOP. A company can issue, है ना, याद है, sweat equity shares. Then a company can go for QIP. नाम सुने हो QIP? QIP stands for Qualified Institutional Placement. क्या नाम बोला मैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है सर ये?
तो इन केस ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो सिक्योरिटीज हैं वो इशू किए जाते हैं क्यूआईबीज को। क्यूआईबीज क्या होते हैं सर? इन केस ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट शेयर्स विल बी इशूड टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होंगे? तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो बहुत एक लार्ज डिनोमिनेशन ऑफ मनी इन्वेस्ट करेंगे इनटू द सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैन बी एनी पीएफआईज, एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एनी म्यूचुअल फंड्स, एनी प्रोविडेंट फंड। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये लोग बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसमें? इनटू द सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनीज। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रहा है ओनली टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्यूआईपी। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी ऑप्शंस थे, अगर तुम लोगों ने रिकॉल कर पाए तो इंडिया के बाहर भी इशू किया जा सकता है सिक्योरिटीज बाय कंपनी बाय वे ऑफ यूरो इशूज। यूरो इशूज में क्या क्या आ रहा था? एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी, ईसीबी, सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया कि अगर कंपनी जो है अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एंड इन केस इफ द कंपनी इज लिस्टेड देन अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 they are also required to comply with the regulations of SEBI in this regard. Is it clear सबको? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के पास तो सर एक ही ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कर सकता है, एंड प्राइवेट कंपनी कैन ऑल्सो गो फॉर राइट इशू एंड बोनस इशू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पब्लिक ऑफर हो गया। अब इधर आ जाओगे, सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 लिखोगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखना। यहाँ बोला गया कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक ऑफर, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। whenever a company will go for public offer of securities, ठीक है, जब भी कोई कंपनी जाएगा किसके लिए? पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। तो सबसे पहले तो इट विल कम विद इन द स्कोप ऑफ दैट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज विल कम इनटू द स्कोप ऑफ सेबी, है ना? पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज विल कम विद इन द स्कोप ऑफ सेबी। ठीक है, तो इसका मतलब कि पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज के लिए जाते टाइम कंपनीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दी regulations specified by सेबी। यही पढ़े थे। अब सेबी का एक रेगुलेशन है आईसीडीआर करके, सेबी आईसीडीआर 2018, ठीक है, दैट डील्स विथ इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इशू नाम से क्या पता चलता है? इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आईसीडीआर, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, चल रहा है। अगर कंपनी शेयर कैपिटल के लिए जा रही है, कौन सा इशू? पब्लिक इशू, तो दे आर रिक्वायर्ड टू गिव द डिस्क्लोजर्स एज स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशंस। तो आईसीटीआर रेगुलेशन में एक जगह बोला हुआ है कि कोई भी कंपनी जो पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज के लिए जाते हैं ना, तो कंपनीज को इंश्योर करना पड़ेगा दैट द सिक्योरिटीज टू बी ऑफर्ड आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, दैट द सिक्योरिटीज टू बी हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। बात समझ में आ रही है क्या? पहला रिक्वायरमेंट डीमैट फॉर्म में होना चाहिए शेयर्स, और दूसरा रिक्वायरमेंट है कि वो शेयर्स के लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन लगा होना चाहिए। दो शेयर्स मस्ट बी लिस्टेड, ठीक है, दो शेयर्स मस्ट बी लिस्टेड। तो शेयर्स लिस्टेड अगर मैं बात कर रहा हूँ
शेयर्स की लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो लिस्टिंग क्या अपने आप हो जाएगी? लिस्टिंग अपने आप हो जाएगी? नहीं। लिस्टिंग के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इश्यूर कंपनी को दे हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू दी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब stock exchange which are being recognized by the central government to deal in the securities, to deal in the securities, deal in the securities का मतलब buying and selling, deal in the securities का मतलब है buying and selling of the securities। ठीक है, तो कंपनी जो भी शेयर्स को इशू करेगी ना, उन शेयर्स को लिस्ट कराने के लिए पहले एप्लीकेशन लगाएगी, लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाएगी, किसको? to one or more recognized stock exchange. There is a possibility that the company may get their shares listed either at one of the stock exchange or at more than one stock exchange। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? तो जब लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाता है ना कंपनी, तो लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाते समय एक और रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है, LONDR। ठीक है, कौन सा? LONDR। LONDR का मतलब है लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। देखो, स्टॉक एक्सचेंज आपके सिक्योरिटीज को लिस्ट करके देगा, ठीक है, provided you have to fulfill certain requirements of such stock exchange. So at the time of making an application to any of the stock exchange, you will be actually entering into an agreement with the stock exchange। और वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज तुमसे प्रॉमिस लेता है कि भाई कल को अगर तुम्हारा शेयर मैंने लिस्ट किया ना मेरे स्टॉक मेरे ऊपर, तो तुमको LONDR का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो सुनना जब भी कंपनी पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज के लिए जाती है, अपन लोग पढ़ के आए कि कंपनी नीड्स टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है ना, तो उस समय देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कंपनी हैज आल्सो मेड अ साइमल्टेनियस एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर गेटिंग देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो कि पब्लिक इशू के लिए गए, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे मिल गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90%, लेकिन लिस्टिंग परमिशन नहीं मिला। हो सकता है ना भाई, यहाँ तुमने प्रोस्पेक्टस इशू किया था और दूसरी तरफ तुमने स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन लगाया था फॉर गेटिंग योर सिक्योरिटीज लिस्टेड, है ना? तुमको लिस्टिंग परमिशन नहीं मिला और यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया। whether the company can go for allotment, answer is no। if in case if company fails to get the listing permission, in case if the company fails to get the listing permission, तो वहाँ पे जो भी पैसा कंपनी ने रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन के नाम पे, वो सारा पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सर ऐसा जरूरी है कि एक कंपनी का शेयर एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कंपनी विल हैव एन ऑप्शन टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड आइदर एट वन स्टॉक एक्सचेंज और एट द मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज। प्रॉब्लम क्या आएगी? जब मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे ना, तो जो कंप्लाइंसेस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर सबको? देखिए एक बार ये पैराग्राफ रीड करो बस, देन आई विल डिस्कस। जस्ट रीड इट। Every company making public offer shall before making such offer make an application to one or more recognized stock exchange। recognized stock exchange को ऐसा डब्बे में डालो और लिख लो इना का एरो लगा करके। ठीक है, recognized stock exchange means a stock exchange recognized by central government
to deal in securities for the time being in force. And obtain permission for the securities to be dealt with in stock exchange for or exchanges. कोई दिक्कत यहाँ पे? Disclosure in prospectus. The prospectus shall state the name of the stock exchange in which the security shall be dealt with. ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और जो पॉपअप होना चाहिए था अपने दिमाग में, जो नहीं हुआ है. मान लो कि एक कंपनी है लिमिटेड, उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स लिस्टेड हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पे, लेट्स से बीएससी पे लिस्टेड है, एंड कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है. तो जो नए शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, वेदर इट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन बीएससी ओनली और इट कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अदर स्टॉक एक्सचेंजेस? It can be listed at any of the stock exchanges. Is it clear? There is no such restriction. ठीक है? Then application money to be kept in the separate bank account. जब तक लिस्टिंग परमिशन नहीं मिल जाता तब तक एप्लीकेशन मनी के नाम पे जो भी पैसा कंपनी ने रिसीव किया उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा. कंपनी उन पैसे को यूज नहीं कर सकती है. बिकॉज इन केस इफ कंपनी फेल्स टू ऑब्टेन द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन लिस्टिंग परमिशन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी को क्या करना रहता है? सारा पैसा रिटर्न करना रहता है. इज इट क्लियर? ओके. नो वेवर. Any condition purporting to require or bind any application for securities to waive compliances with any of the requirement of this section shall be void. क्या मतलब है इसका? ऐसा क्या मतलब है? तुम यहाँ पे एरो लगा के लिखो. None of the above compliances can be skipped. None of the above compliances can be skipped. ठीक है? उसके बाद पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, फाइन ऑन द कंपनी. मिनिमम फाइन है 5 लाख, मैक्सिमम फाइन है 50 लाख. तो यहाँ पे देखो, कंपनी लॉ मैटर में जो पेनल्टीज के जो सेक्शंस है ना, वो भी दो प्रकार के. ऐसे 3 प्रकार का बोल सकता हूँ. ऐसा पेनल्टी जो सिर्फ ऑफिसर के ऊपर लगता है दूसरे में, ऐसा पेनल्टी जो सिर्फ कंपनी के ऊपर लगता है तीसरे में, ऐसा पेनल्टी जो दोनों पे लगता है, कंपनी एज वेल एज देयर ऑफिसर्स. इज इट क्लियर? यहाँ पे दोनों पे लग रहा है. ठीक. तो ये जो लिखा है ना, फाइन ऑन एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, मिनिमम फाइन ऑफ ₹50,000 एंड विच कैन गो अप टू 3 लाख. तो ये लोग को ये फाइन का जो पैसा है क्या अपनी जेब से देना पड़ता है? Whether they will be asked to pay the amount of fine from their pocket. क्या वही पैसा अपने जेब से देंगे या कंपनी के फंड से देंगे? अपनी जेब से देंगे. ठीक है? तो there are n number of sections which provides for the penal provisions on every officer in default. सारे डायरेक्टर्स आ जाते हैं, सीएफओ आ जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आ जाता है ना? तो तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल यहाँ पे आना चाहिए तो जो नहीं आया कि सर आप तो इन नंबर ऑफ टाइम्स या इन नंबर ऑफ प्लेसेस पे फाइन्स लगा रहे हो डायरेक्टर्स के ऊपर. डायरेक्टर जितना कमाएगा नहीं उतना तो फाइन और पेनल्टी में दे देगा. तो कोई भी बंदा डायरेक्टर बनेगा क्यों? मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो फाइन्स है ये आउट ऑफ पॉकेट पे करना है, और जो अपने जेब से है वो बार बार जगह पे फाइन पे कर रहा है. मतलब चलता है कि कमा तो 2 रुपए रहा है और फाइन पेनल्टी में 5 रुपए दे रहा है.
यस तो इन नंबर ऑफ प्लेसेस पे फाइन्स लगाए जा रहे हैं, तो अ पर्सन मे हेजिटेट, है ना, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। मेरी बात समझ में आ रहा है? कंपनी लॉ के डेफिनेशंस में, कंपनी लॉ में जो डायरेक्टर का जो मीनिंग भी दिया हुआ है ना, वो ये दिया हुआ है, डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। मतलब who is being designated as the director shall only be considered as the director। बोला जो बीओडी में अपॉइंट हुआ सिर्फ वही डायरेक्टर है। तो वहाँ पे देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट a person may carry out all the functions of directors, and if he is not designated as director he shall not be considered as director। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो हो सकता है कि एक बंदा बीओडी पे अपॉइंट ना हो लेकिन फिर भी कंपनी को कंट्रोल कर रहा हो, है ना। एक बंदा बीओडी पे अपॉइंट ना हो और फिर भी क्या कर रहा हो, कंपनी को कंट्रोल कर रहा हो। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो डायरेक्टर के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा तो उसको क्या नहीं करना रहेगा, कोई भी फाइन या पेनल्टीज के लिए वो लाइबल नहीं होगा ना। यस और नो? यस सर। दैट केस देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि वो डायरेक्टरशिप का डेजिग्नेशन होल्ड ना करे कंपनी के अंदर, है ना, वो डायरेक्टरशिप का डेजिग्नेशन होल्ड ना करे कंपनी के अंदर। यस और नो? तो ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम बी इंटरेस्टेड डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अब इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है कंपनी लॉ मैटर में। एक कंसेप्ट लिख लो, ऑल्दो रेलिवेंट नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन ज़्यादा चीज़ें पता होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लीजिए, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस। कंपनी क्या करती है मालूम है? कंपनी इंश्योरेंस लेती है ना। और नाम से पता चलता है ना, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस। तो कंपनी ने ऑलरेडी इंश्योरेंस ले रखा है और उस इंश्योरेंस के तहत कंपनी के ऑफिसर्स एंड डिफॉल्ट के ऊपर या कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर कोई भी फाइन या पेनल्टीज आती है ना, तो वहाँ पे डायरेक्टर्स विल नॉट पे सच फाइन out of their pocket, will be reimbursed by the insurance company। is it clear? चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 40, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग वर्ड सुने तुम लोग पहले? अंडरराइटिंग या अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स आर वन ऑफ द कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, है ना, who agrees to subscribe the unsubscribed portion of the shares in a public issue। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जैसा कि अपन सबको मालूम है दैट अ कंपनी कैन नॉट गो फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज until and unless it receives 90% of the subscription, until and unless it receives 90% of the subscription। हाँ या ना? कंपनी अलॉटमेंट के लिए नहीं जा सकती जब तक उसको 90% ऑफ द सब्सक्रिप्शन रिसीव, जब तक उसको 90% ऑफ द सब्सक्रिप्शन रिसीव ना हो जाए। यस और नो? ठीक है। एंड देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जो शेयर्स है, जो सिक्योरिटीज है, दे मे रिमेन अंडर सब्सक्राइब्ड, है ना। अंडर सब्सक्राइब क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ऐसे मार्केट के अंदर जिनको लेकर के लोगों में आज भी अवेयरनेस नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई कितना भी आप मार्केट कर दो उसके शेयर्स को, इसके सिक्योरिटीज को, स्टिल देयर शेयर्स में गो अंडर सब्सक्राइब। तो वहां पे कंपनी के बचाव के लिए कौन आएगा? अंडरराइटर आएगा। तो अंडरराइटर देखो, इट कैन बी अ फर्म और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी आल्सो। नॉर्मली जो अंडरराइटर्स होते हैं ना, वो कोई भी बैंक्स वगैरह होते हैं, बैंक्स और एफआईज वगैरह। इज इट क्लियर? हु विल एग्री टू
सब्सक्राइब दी अनसब्सक्राइब पार्ट। तो एक सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या अंडरराइटर्स का ऑब्लिगेशन प्रायर बेसिस पे फिक्स्ड होगा कि भाई इतना परसेंटेज ऑफ शेयर्स दे विल टेक? वो फिक्स भी हो सकता है। मान लो कि एक अंडरराइटर ने बोला कि भाई वी विल सब्सक्राइब अप टू 8% ऑफ द सिक्योरिटीज इफ रिक्वायर्ड। वी विल सब्सक्राइब अप टू 8% ऑफ द सिक्योरिटीज इफ रिक्वायर्ड। तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन सिर्फ 8% का ही है। इसलिए इट इज प्रिफरेबल फॉर अ कंपनी टू गो फॉर मोर देन वन अंडरराइटर्स। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अ कंपनी में इवन अपॉइंट more than one underwriters at the time of making public issue of securities. सर, कंपनी ने दो अंडरराइटर अपॉइंट किए थे और दोनों अंडरराइटर्स ने अपने अपने पोर्शन सब्सक्राइब कर लिए, उसके बाद भी कंपनी हैज फेल्ड टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो वो केस में अलॉटमेंट के लिए नहीं जा सकता है कंपनी, और जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव किया वो उसको क्या करना रहेगा? रिफंड करना रहेगा। इज इट क्लियर? तो अंडरराइटर ये सब काम फोकट में करेगा? नहीं, इसके लिए दे विल चार्ज अ कमीशन, जिसको अपन बोल रहे हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो जो अंडरराइटिंग कमीशन है वो वेरी करता है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे देयर विल बी डिफरेंट अंडरराइटिंग कमीशन, एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स के टाइम पे देयर कैन बी डिफरेंट अंडरराइटिंग कमीशन। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? देखिए, अच्छा सर, वेदर इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू अपॉइंट अंडरराइटर्स? यस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बोला कि जो भी कंपनी पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज के लिए जाता है ना, वो कंपनी किसके दायरे में आ रहा है? सेबी के, है ना। और सेबी का एक रेगुलेशन है आईसीडीआर। आईसीडीआर में इट हैज बीन मेड मैंडेटरी for a company to appoint one or more underwriters at the time of making public issue of securities। ऐसा क्यों किया जा रहा है? Just to protect the interest of investors। बात समझ में आ रहा है क्या? देखिए, मीनिंग ऑफ अंडरराइटर, अंडरराइटर मींस एन इंटरमीडियरी। एरो लगा करके लिखोगे, अंडरराइटर इज अ कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी। Who undertakes to subscribe to the securities offered by the company in case these are not subscribed by the public in case of an underwritten issue। ठीक है, a company may pay commission to any person in connection with the subscription or to its securities subject to such conditions as may be prescribed। फाइन मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 50 लाख कंपनी के ऊपर। एवरी ऑफिसर और डायरेक्टर के ऊपर कम से कम 5 लाख, मैक्सिमम 3 लाख। सर, ये फाइन पेनल्टीज याद रखने, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। जहाँ पे याद रखने का जरूरत है वहाँ पे मैं बोलूँगा। इज इट क्लियर? तो बोला कंपनी अंडरराइटर अपॉइंट कर सकता है, और अंडरराइटर अपॉइंट कर रहा है तो कंपनी को क्या पे करना है? अंडरराइटिंग कमीशन पे करना है। तो अब देखते हैं अंडरराइटिंग कमीशन कितना हो सकता है। The payment of underwriting commission shall be authorized by the articles of association of company। The underwriting commission may be paid out of the proceeds of the issue or out of the profits of the company or both। तो company should have an express authority in the articles to pay the underwriting commission। ठीक है, company should have an express authority in the articles to pay the underwriting commission। and underwriting commission पे किया जा सकता है कहाँ से? out of the proceeds of issue or out of the profits of the company, or partly by proceeds or partly by profits। Is it clear? The rate of underwriting commission shall be as follows। अगर शेयर्स इशू कर रहे हैं, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, इट शैल बी लोअर ऑफ 5% ऑफ द इशू प्राइस और रेट ऑथोराइज बाय द आर्टिकल्स। इसका क्या मतलब है? लोअर ऑफ 5% ऑफ द इशू प्राइस और द रेट ऑथोराइज बाय द आर्टिकल्स, whichever is lower। तो in any case it shall not go beyond, in any case underwriting commission for shares will not go beyond
5%। बात समझ में आ रही है? एक कंपनी इशू ऑफ शेयर्स पे 5% से ज़्यादा अंडर राइटिंग कमीशन पे नहीं कर सकता है। एक कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम 2.5% से ज़्यादा अंडर राइटिंग कमीशन नहीं पे कर सकता है। ठीक है, तुम समझना, यहाँ जो जगह है ना, ये जो जगह है ना, यहाँ पे ना ऐसा लिख लो। ठीक है, ऐसा लिख लो, एक जनरल रूल। एक कंपनी, राइट डाउन, एक कंपनी 5% से ज़्यादा, एक कंपनी 5% से ज़्यादा अंडर राइटिंग कमीशन, एक कंपनी 5% से ज़्यादा अंडर राइटिंग कमीशन पे नहीं कर सकता है at the time of issue of shares, at the time of issue of shares, and 2.5% से ज़्यादा, एंड 2.5% से ज़्यादा अंडर राइटिंग कमीशन पे नहीं कर सकता, अंडर राइटिंग कमीशन पे नहीं कर सकता at the time of, at the time of issue of debentures, at the time of issue of debentures। ठीक है सर। नेक्स्ट, the prospectus of the company shall disclose the following particulars: name of the underwriters, the rate and amount of the commission payable to the underwriters, the number of securities underwritten by the underwriters whether absolutely or conditionally, and no underwriting commission shall be paid on the securities which are not offered to the public for subscription। सिंपल है। एंड कंपनी देखो अंडरराइटर्स अपॉइंट कर रहे हैं ना, तो अंडरराइटर के साथ एक अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में एंटर करता है ना। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या डिफाइन करेगा? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज एज वेल एज द अंडरराइटर इन केस ऑफ public issue of securities। Yes or no? A copy of such underwriting agreement is to be submitted to the ROC। Clear है? ROC is just acting like a parent, है ना, माई बाप। कंपनी कुछ भी करती है ना, ये कंपनी में कुछ भी होता है ना, वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए किसको? ROC को। ऐसा क्यों है? Why so? In the public interest, so as to ensure कि कोई भी कंपनी साइलेंटली कोई भी फ्रॉड्स या मैनिपुलेशंस में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, अपन अगर बार बार किसी को डिस्क्लोजर देने के लिए बोल रहे हैं, बार बार अगर किसी को डिस्क्लोजर देने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि उनका इन्वॉल्वमेंट रहे किसी भी फ्रॉड्स या मैनिपुलेशंस में। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर कुछ चुटकू पुटकू से केसेस हैं, चुटकू पुटकू केसेस आप पढ़ लीजिए, बहुत इजी है। The board of directors of a company declares to pay 5% of the issue price as underwriting commission to the underwriters। On the other hand, आर्टिकल्स में कितना बोला है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी ओनली परमिट 3%। बताओ क्या प्रिवेल करेगा? 3% प्रिवेल करेगा ना। आप लोगों ने पढ़ा ना, 5% और the rate prescribed by the articles whichever is lower। The board of directors further decides to pay the commission out of the proceeds of share capital। Are the decision taken by the board of directors is valid under the Companies Act? तो बोला पहला डिसीजन तो वैलिड नहीं है, 5% के रेट से देना चाह रहे हैं, जबकि आर्टिकल्स में कितना बोला है? 3%। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि आउट ऑफ कैपिटल पे कर सकते हैं, प्रोसीड्स ऑफ द शेयर कैपिटल पे कर सकते हैं। आंसर इज यस। अपन लोग ने पढ़ा अभी दैट अंडरराइटिंग कमीशन कैन बी पेड आइदर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इशू और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। Whether payment of underwriting commission 5% is permissible if the article authorizes the payment of underwriting commission at the rate of 4%। आंसर इज नो। यहाँ पे 4% के रेट से ही देना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोला हुआ है? लोअर ऑफ 5% और 2.5% और द रेट प्रेस्क्राइब बाय द आर्टिकल्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो ये सारे टुचकू पुचकू क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सब में सेम
जो है फैक्ट्स है। इज इट क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट। अब अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 39, जो कि बात करता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी। तो अलॉटमेंट के लिए एक बहुत सुंदर सा एक लाइन लिख लीजिएगा। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए बहुत सुंदर सा एक लाइन लिख लीजिए। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी इज द इवेंट, है ना, इट इज द इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच, इट इज द इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच, बोलिए, सिक्योरिटीज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कितना सिंपल है और कितना सुंदर है, ठीक है। इट इज द इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच सिक्योरिटीज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। उसके पहले सिक्योरिटीज का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहते, ठीक है। देखिए कंडीशंस, कंडीशंस देखिए, कंडीशंस ये क्या है, WRT का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, विथ रिस्पेक्ट टू, where a company makes an offer to the public for subscription of its securities, no allotment of any securities shall be made unless the following two conditions are satisfied. सबसे पहला, the amount stated in the prospectus as the minimum subscription is subscribed. तो पहला कंडीशन क्या है, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ हो। दूसरा, द सम पेबल ऑन द एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव बाय द कंपनी आइदर बाय चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है, द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन मनी, लिख लेने का, एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर ने वादे तो कर दिए कि हाँ वी विल सब्सक्राइब इनटू द शेयर्स, लेकिन पैसा ही नहीं दिया। तो जिसने वादा किया है सिर्फ पैसा नहीं दिया, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? Then time limit with respect to minimum subscription, the amount stated in the prospectus as the minimum subscription must be subscribed and the sum payable on the application in respect of minimum subscription must be received by the company within 30 days of the issue of prospectus or such other period as may be prescribed by SEBI। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने समय में मिल जाना चाहिए, विदिन 30 डेज, ठीक है। और सच अदर पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सेबी, अदरवाइज जो भी पैसा रिसीव किया वो रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली पैसा रिटर्न करना पड़ता है विद इन नेक्स्ट 15 डेज। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो जो लास्ट डेट था ना, वहाँ से 15 दिन के अंदर पैसा रिफंड करना है। नहीं किया तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल होता है कंपनी के ऊपर फॉर एवरी पीरियड ऑफ डिले, ठीक है। नेक्स्ट, amount of application money, the application money on every security shall not be less than 5% of the nominal value of the securities। बट आजकल नॉर्मली क्या होता है, कंपनी यूज टू चार्ज 100% ऑफ द अमाउंट ना एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ। ऐसा तुम लोगों ने सुना है कि हाँ एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, अभी तो मांग लेते एक बार, तो जो पढ़ा वो क्या हो गया, बेकार। क्योंकि कंपनी वो अकाउंटिंग के लिए जाएगा ना, अभी कहाँ हो रहा है अकाउंटिंग ऐसा, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ये सब हो रहा है। फिर क्यों इतना मेहनत करो साल भर 12th में, मैं क्या करूँ इसके अंदर, देखो 5% of the nominal value of the securities or such other percentage or amount as may be specified by SEBI making regulations in this behalf। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो उसके बाद है, कंपनी ने जब अलॉटमेंट कर दिया ना, है ना, तो
कंपनी को एक डॉक्यूमेंट फाइल करना रहता है आरओसी को, जिसको अपन बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। क्या बोल रहे हैं? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। विद इन 30 डेज फाइल करना रहता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द अलॉटमेंट। और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में क्या रहेगा? कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, कितने सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव हुए, सब्सक्रिप्शन के रिस्पेक्ट में कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ, ठीक है, कितने शेयर होल्डर्स ने, कितने अलॉटीज को शेयर अलॉट किया गया, तो इन सबका डिटेल फाइल करता है कंपनी किसको? इन 30 डेज ऑफ मेकिंग द अलॉटमेंट। क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। consequences of default: the company and every officer who is in default shall be liable to a penalty for each default for rupees 1000 each day during which such default continues, or rupees 1 lakh whichever is less। कौन से डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं? डिफॉल्ट इन ensuring the compliances with respect to the allotment of securities। is it clear? नेक्स्ट देखिए, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए कितने दिनों में? 30 दिनों में फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। 30 दिन में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मिलता है तो नेक्स्ट 15 दिन अंदर रहेगा, है ना। और अगर रिफंड नहीं किया तो पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है फॉर एवरी पीरियड ऑफ डिले। पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम के हिसाब से। मान लो 15 दिन के अंदर पैसा रिटर्न करना था, 20 दिन बात करते हैं तो 5 दिन का इंटरेस्ट देंगे, तो 5/365 इंटू 15%। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पढ़ लीजिए इसको। बोला जिस अकाउंट से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उसी अकाउंट में एप्लीकेशन मनी का पैसा रिफंड करना पड़ेगा इफ द कंपनी फेल्स टू गेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? पढ़ लीजिए फटाफट से सारे लोग, देखते कौन फर्स्ट आता है। हेलो, डन। चलिए अब एक नया सेक्शन पे आ जाइए, सेक्शन नंबर 27, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन द प्रोस्पेक्टस। देखिए सेक्शन कौन सा बोल रहा हूँ मैं? सेक्शन नंबर 27। पहले ना इसके बारे में समझ लेते हैं। वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट, यही है, इन दी प्रोस्पेक्टस। आपको याद है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू, प्रोस्पेक्टस में क्या दिया रहता है? प्रोस्पेक्टस में दिया रहता है डिटेल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना, अपॉन विच कंपनी हैज एग्रीड टू इशू सिक्योरिटीज, है ना। और जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, तो प्रोस्पेक्टस में ये भी डिफाइन करती है कि जो पैसा रेस कर रही है इन्वेस्टर से,
कंपनी जो पैसा रेज कर रहा है इन्वेस्टर से, उस पैसे को क्या पर्पस के यूज में लिया जाएगा। तो जो पर्पस बोल करके आपने पैसा रेज किया ना, you need to apply the funds exactly for the same purpose for which you have raised the funds from the investors। हाँ या ना। अब in the मतलब एक की जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू है, कंपनी उसमें क्या करना चाह रही है, चेंजेस करना चाह रही है, टर्म्स ऑफ इशू चेंज करना चाह रही है कंपनी, या ऑब्जेक्ट ऑफ इशू चेंज करना चाह रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखो चेंज करना कब पॉसिबल है, मान लो कि मैंने एक्स ऑब्जेक्ट के लिए पैसा रेस किया है ना इन्वेस्टर से, लेकिन वो पैसा रेस करने के बाद नाउ इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू इन्वेस्ट दी फंड्स फॉर दी एक्स ऑब्जेक्ट। अभी इट बिकम्स इम्पॉसिबल अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अब नाउ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज एन इलीगल ऑब्जेक्ट। सब्सिक्वेंट चेंजेस इन दी प्रोविजंस ऑफ लॉ, पैसा रेज किया था तब वो जो ऑब्जेक्ट था वो लीगल था, पैसा आ गया कंपनी के पास, अभी उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया, ऑब्जेक्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तब तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ या ना। ये काफी बार ऐसा भी होता है कि कंपनी ने मान लो कि पैसा रेज किया, दैट पर्पस हैज बीन मेट एंड कंपनी इज स्टिल लेफ्ट विथ एडिशनल फंड्स। हो सकता है था कोई एक चीज को करने के लिए, एक्स चीज जब मैं किया तो 70 रुपये खर्च हुए, आई एम स्टिल लेफ्ट विथ 30 रुपीज, तो क्या 30 रुपीज में कहीं और यूज कर लूं, यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पड़ेगा किनसे, 30 रुपीज को कहीं और यूज करने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा किससे, इन्वेस्टर्स से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। चलो फिर से एक बार, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ मेकिंग ऑल्टरेशन या मेकिंग चेंजेस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू। ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा रेज किया था उस ऑब्जेक्ट में ना इन्वेस्ट करके कहीं और इन्वेस्ट करना, या उस ऑब्जेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड द कंपनी इज स्टिल लेफ्ट विथ एडिशनल फंड्स, उसको कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रही है कंपनी। तो इन ऑर्डर टू मेक वेरिएशन इन द टर्म्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द prospectus, company needs to take the prior consent of the shareholders, है ना, by way of special resolution in the general meeting of the company। अब इसमें समझना, मैंने बोला कि कंपनी वेरिएशन कर सकती है थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन, लेकिन जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तो उस केस में भी कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होंगे, कुछ कंसेंटिंग है कुछ डिसेंटिंग है। कंसेंटिंग शेयर होल्डर्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, है ना। और उनके अलावा भी कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स भी हैं जिन्होंने एग्री नहीं किया था, या सुनो, तो भाई जो एग्री नहीं कर रहे उनको क्या बोल रहे हैं अपन, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। जो लोग एग्री नहीं कर रहे हो वेरिएशंस के लिए, उन लोगों को कंपनी को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा एट एन एग्जिट प्राइस। एग्जिट अपॉर्चुनिटी मतलब कंपनी को क्या करना रहेगा मालूम है, उनके शेयर्स के बदले उनको पैसा देना रहेगा, उनसे शेयर्स ले लो उनको पैसा दे दो, ठीक है। कंपनी विल हैव टू गिव एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू देम एट एन एग्जिट प्राइस। इज इट क्लियर। भाई जिनको ये पसंद नहीं है वो क्या कर सकते हैं, अपना शेयर्स कंपनी को बेच करके कंपनी से बाहर निकल सकते हैं। इज इट क्लियर। तो ये बोलना चाह रहे हो सर आप कि कंपनी कैन मेक वेरिएशन इन द टर्म्स और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस ओनली with the consent of the members by way of passing an special resolution and by providing an exit opportunity to the dissenting shareholders at an exit price। अभी जो exit price है वो क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस रहेगा नहीं, वो ज्यादा exit price जो रहेगा नॉर्मली क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा किससे, करंट मार्केट प्राइस से। इज इट क्लियर। पढ़िए ना इसको। A company shall not vary मतलब change the terms of contract referred to in the prospectus or vary the object for which prospectus was issued unless SR is passed in the GM and the prescribed details of the notice of GM are published in two newspaper, one in English and in one vernacular newspaper circulating in the city in which the registered office of the company is situated। कोई दिक्कत यहाँ पे। Then restriction on the use of money, a company which has raised any money through the issue of prospectus shall not use such money for buying, trading or otherwise dealing in the equity shares or of any other listed companies। कोई दिक्कत।
exit offer to the dissenting shareholders. The dissenting shareholders shall be given an exit offer by the promoters or the controlling shareholders, and exit price जो है वो determine किया जाएगा in accordance with the regulations made by the SEBI. कोई दिक्कत यहाँ पे? सेक्शन 27 क्लियर है? चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.